औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ़ कशाफ़ अनवर और आप देख रहे हैं लर्न फिज़िक्स एंड उर्दू यूट्यूब चैनल। आज हमारा मॉडर्न फिज़िक्स की सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम ड्रॉबैक्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स को तफसील के साथ देखेंगे। हम देखेंगे कि वो कौन से प्रॉब्लम्स थे जिनकी वजह से क्लासिकल फ़िज़िक्स फेल हो गई और हमें क्वांटम फ़िज़िक्स का, मॉडर्न फ़िज़िक्स का सहारा लेना पड़ा। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। याद रखिएगा, एक चीज़ के बहुत सारे नाम होते हैं। आपने नामों को या स्टेटमेंट्स को देखकर कंफ्यूज नहीं होना। ड्रॉबैक्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स आर आल्सो नोन एज फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, dawn of modern physics, challenges for classical physics, problems with classical mechanics, inadequacies of classical mechanics, why we need modern physics, limitations of classical mechanics। अगर इन स्टेटमेंट से कोई भी स्टेटमेंट आपसे एग्जामिनर पूछता है तो आपने जो आने वाले प्रॉब्लम्स में आपके साथ शेयर करूंगा, आपको मैं बताऊंगा, आपने उनको बताना है या पेपर में उन्हें राइट आउट करना है। लिहाजा आपने स्टेटमेंट से परेशान नहीं होना, एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं। तो देखते हैं वो कौन सी प्रॉब्लम्स थीं जहां पर आकर क्लासिकल मैकेनिक्स ने हाथ जोड़ लिए और हमें क्वांटम मैकेनिक्स की उंगली पकड़कर आगे चलना पड़ा। सबसे पहले था एटॉमिक डोमेन। एटॉमिक डोमेन से मुराद है कि एटॉमिक लेवल पर किसी भी फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिकल फ़िज़िक्स फेल हो गई थी। क्लासिकल फ़िज़िक्स हमें मुतलका रिजल्ट्स नहीं फ्राहम कर रही थी। नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक फिनोमेना, यानी एटम में क्या क्या फिनोमेना अक्कर होते हैं, इन फिनोमेना की डिटेल हमें क्लासिकल मैकेनिक्स से नहीं मिल सकी। इसके बाद आ जाता है स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम से मुराद ये है कि एटम कायम रहता है, स्टेबल रहता है। क्लासिकली ये नज़रिया था कि अगर एक चार्ज्ड पार्टिकल सर्कुलर पाथ में या एक्सेलरेटिंग पाथ में मूव कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा, एमिट आउट करेगा। तो इधर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहा है तो वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिज़िक्स उसे अपनी एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए, जिसकी वजह से वो अपना डायामीटर कम करता जाएगा और एट द एंड वो न्यूक्लियस में आकर गिर जाएगा। मगर ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, इसलिए क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ फेल थी। इसी तरह दूसरी प्रॉब्लम आती है वाई डोंट एटम डिसइंटीग्रेटेड ऑन कोलिजन, कि जब एटम की कोलिजन होती है तो वो डिसइंटीग्रेट क्यों नहीं होते, हालांकि उनके इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड हो जाते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट एनर्जी रेडिएट करता है। यहाँ पर भी क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई थी। इसी तरह एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को भी क्लासिकल मैकेनिक्स बयान ना कर सकी। फॉर एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स 20 MeV एनर्जी रिक्वायर्ड, बट प्रैक्टिकली इट इज प्रूव दैट अल्फा पार्टिकल एमिट विद 8 MeV एनर्जी। क्लासिकली ये देखा जाता था अल्फा पार्टिकल की एमिशन के लिए 20 MeV एनर्जी रिक्वायर्ड थी, जबकि प्रैक्टिकली हमने ये देखा कि 8 Me वाले अल्फा पार्टिकल भी न्यूक्लियस से एमिट आउट हो जाते हैं। और क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं था, मगर रियल लाइफ में हमें ये रिजल्ट मिले, तो इस रिजल्ट को भी क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन ना कर सकी। इसी तरह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को भी क्लासिकल मैकेनिक्स सही एक्सप्लेन ना कर सकी। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन इज कॉन्टिन्यूसली, बट रियल लाइफ में हमने ये ऑब्जर्व किया कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा डिस्क्रीट है और उस स्पेक्ट्रा को हम लाइन स्पेक्ट्रा कहेंगे, जो मुख्तलिफ सीरीज़ पर मुश्तमिल है, जैसा कि लेमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़ और पास्चन सीरीज़ वगैरह वगैरह। जैसा कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, क्लासिकल व्यू इसका ये था कि ये स्पेक्ट्रा कॉन्टिन्यूस होगा, मगर रियल लाइफ में ये लाइन स्पेक्ट्रा था। इसके बाद आ जाता है डिफरेंस बिटवीन कंडक्टिविटी, यानी कंडक्टिविटी के डिफरेंस को भी क्लासिकल मैकेनिक्स ना बता सकी, ना एक्सप्लेन कर सकी। कंडक्टिविटी से मुराद ये है कि किसी ऑब्जेक्ट का अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करने की कैपेसिटी का नाम कंडक्टिविटी है। जिस तरह मिसाल के तौर पर सिल्वर और फ्यूज क्वार्ड, इन दोनों की कंडक्टिविटी में 10 रेज़ की पावर 24 का डिफरेंस है। हालांकि ये दोनों एटम से मिलकर बने हैं, इनमें भी इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन हैं,
फिर भी इनमें कंडक्टिविटी का इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों है, इस चीज़ को भी क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन ना कर सकी। इसी तरह वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट की तब्दीली, वेरिएशन ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय क्लासिकल मैकेनिक्स टेम्परेचर के साथ साथ हीट में क्या तब्दीली आएगी इस चीज़ को भी बयान ना कर सकी। यानी हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा दर्जा हरारत होगा तो हीट किस तरह बिहेव करेगी, जब लो टेम्परेचर होगा तो उसमें क्या तब्दीली रूनुमा होगी। इसी तरह जब टेम्परेचर को हम नॉर्मल कर देंगे, इंटरमीडिएट लेवल पर कर देंगे, तब क्या तगैर व तबद्दुल रूनुमा होंगे। इन तमाम चीज़ों को क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन ना कर सकी। अगला एक प्रॉब्लम है, वाई डू एटम केमिकल बॉन्ड, एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, या ख़ास किस्म के एटम ही आपस में कीमियाई बॉन्डिंग क्यों करते हैं, वो दूसरे एटम के साथ कीमियाई बॉन्डिंग क्यों नहीं कर सकते। इस सवाल का जवाब भी क्लासिकल मैकेनिक्स के पास नहीं था। इसी तरह ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला फिनोमेना, अल्ट्रा वायलेट कैटोस्ट्रोफी, डुअलिटी ऑफ मैटर, कॉम्पटन इफेक्ट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन तमाम फिनोमेना को भी क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन ना कर सकी। इसी तरह रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स को भी क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकी। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स से मुराद ये है कि ऐसी मैकेनिक्स जिसमें ऑब्जेक्ट लाइट ऑफ स्पीड के नियर, उसके लगभग मूव करते हैं, यानी उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, उस मैकेनिक्स को हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कहते हैं। ये वो चंद मुशाहिदात हैं जिन्होंने साइंसदानों को मजबूर किया कि वो किसी और सिमत में सोचें। इसी वजह से क्वांटम मैकेनिक्स ईजाद किया गया। क्वांटम फिज़िक्स चंद फार्मूलों पर मुश्तमिल है। इनके बारे में हम इस कोर्स में तफसील से पढ़ेंगे। अगरचे इनसे हम बहुत कुछ हासिल कर सकेंगे, लेकिन इनके बाज़ नताइज इंतहाई हैरानकुन हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम ब्लैक बॉडी, अल्ट्रा वायलेट कैटोस्ट्रोफी, डुअलिटी ऑफ मैटर, कॉम्पटन इफेक्ट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।